हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नॉलेज कैंपस। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे कैलकाटा यूनिवर्सिटी बीकॉम के सेमेस्टर 1 की फाइनेंशियल अकाउंटिंग 1। और हमारा जो आज का टॉपिक है वो है फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट जो है ये आपके पूरे सिलेबस का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। और ये जो चैप्टर है फाइनल अकाउंट, ये हमेशा से ही सिलेबस का सबसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर रहा है। जब आप क्लास 11 में थे, आपने क्लास 11 में भी फाइनल अकाउंट पढ़ा था, वहां पर भी ये चैप्टर पूरे सिलेबस का सारे चैप्टर्स में से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर था। और अभी एज पर न्यू सिलेबस ऑफ बीकॉम, अभी सेमेस्टर 1 में भी ये जो चैप्टर है फाइनल अकाउंट, ये आपके सिलेबस की वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। चैप्टर को स्टार्ट करने के पहले मैं एक बात बता दूं, आप लोगों में से सभी लोगों ने क्लास 11 में इस चैप्टर को ऑलरेडी पहले से पढ़ा होगा। हो सकता है आपको ये चैप्टर के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज ऑलरेडी है, या फिर जो आपने पढ़ा था पिछले क्लास 11 में वो आपने अभी आपको याद कुछ भी नहीं, आप बिल्कुल पूरे तरीके से भूल चुके हो। आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। इस क्लास में मैं आपको इस चैप्टर को एकदम स्क्रैच से, एकदम बेसिक लेवल से सिखाऊंगा। यानी कि अगर आपको कुछ याद नहीं भी है इस चैप्टर के बारे में, या फिर क्लास 11 में आपने ठीक से नहीं सीखा था, तो भी कोई परेशानी की बात नहीं है। फिर भी आप इस चैप्टर को अच्छे से सीख और समझ पाओगे। मुझे बस आपका प्रॉपर अटेंशन चाहिए। एकदम डिस्ट्रैक्शन आप मत रखिए। अपने आसपास का जो भी एनवायरनमेंट है, एकदम उससे डिस्ट्रैक्शन को दूर करके आप सिर्फ और सिर्फ मेरे लेक्चर को ध्यान से सुनिए। आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आएगी, ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। आपके सहूलियत के लिए मैंने कुछ बेसिक हैंड रिटन नोट्स बनाया है, जिससे कि आपको चीजें अच्छे से समझ में आ जाए। मेरा ये सजेशन होगा कि आप भी इन नोट्स को अपने कॉपी में नोट डाउन जरूर कर लो। ठीक है, तो आप एक सेपरेट कॉपी बना लो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए, और चैप्टर बाय चैप्टर मैं हर एक चैप्टर में आपको कुछ नोट्स देता जाऊंगा। ये नोट्स आप जैसा कि देख सकते हो, ये मेरी हैंड रिटन नोट्स है। मैंने खुद अपने हाथों से इसे अलग अलग ऑथर्स के बुक से जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कंटेंट्स है वहां से लेकर मैंने बनाया है। बहुत सारी चीजें मैंने खुद से भी इसमें ऐड करी है, जो कॉन्सेप्चुअल पॉइंट्स होते हैं वो सारे। तो आप इन्हें अपने नोटबुक में से जरूर से कॉपी कर लो। तो सबसे पहले देखिए फाइनल अकाउंट होती क्या है। तो जैसे कि हम लोग पूरे साल भर पढ़ाई करने के बाद हमारे स्कूल में एक एग्जाम होता है जिसे हम लोग बोलते हैं फाइनल एग्जाम। फाइनल एग्जाम का मतलब क्या है? फाइनल एग्जाम का मतलब है पूरे साल जो आपने पढ़ाई की है उसका फाइनल असेसमेंट किया जाएगा। आपने ठीक से पढ़ा या नहीं पढ़ा, किस तरह से आपने पढ़ाई की प्रिपरेशन की, अब फाइनल एग्जाम में ये सारी पोल खुल जाएगी। अगर आपने पढ़ाई अच्छे से करी है तो फाइनल एग्जाम्स में आप अच्छे से प्रिपेयर्ड होकर एग्जाम दोगे और आपके मार्क्स अच्छे आएंगे। इसका मतलब आपने इस पर्टिकुलर क्लास में अच्छे से पढ़ाई की है। लेकिन अगर आपने किसी भी क्लास में ठीक से पढ़ाई नहीं की तो अल्टीमेटली फाइनल एग्जाम जो है इसमें आपके मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। तो जिस तरीके से हम सभी स्टूडेंट्स जो भी पढ़ाई करते हैं किसी भी क्लास में, उस पूरे साल पढ़ाई करने के बाद साल के आखिर में क्या होता है, हमारे स्कूल वाले हमारी फाइनल एग्जाम लेते हैं, जिसमें पता चलता है कि पूरे साल हमने क्या परफॉर्म किया, किस तरीके से हमने पढ़ाई करी, और हमारा जो फाइनल रिजल्ट है वो हमें पता चल जाता है फाइनल एग्जाम से कि हमने ठीक से पढ़ा या हमने ठीक से नहीं पढ़ा। राइट? और फाइनल एग्जाम के जो मार्क्स होते हैं इससे ये डिसाइड होते हैं कि स्टूडेंट अच्छा है या फिर स्टूडेंट ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा है ना। बिल्कुल इसी तरीके से जब हम लोग बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी डेली बेसिस पे हम लोग कई तरह के रेगुलर डे टू डे एक्टिविटीज करते हैं, बहुत सारे ट्रांजैक्शंस होती है। लेकिन ये पूरे सारे ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग वगैरह हम लोग थ्रू आउट द ईयर करते हैं, पर पूरे साल में हमने ये जो बिजनेस किया, आखिर इसका फाइनल एंड रिजल्ट क्या है? हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा बिजनेस हमने ठीक से चलाया या नहीं चलाया, हमारे जो भी एक्सपेंसेस थे, जो भी इनकम थे, इसे हमने ठीक से मैनेज किया या नहीं किया? तो पूरे साल जो भी हमने डे टू डे एक्टिविटी करी, जो भी हमारे बिजनेस के ऑपरेशन जो हमने किए, सारे ट्रांजैक्शन जो हमने अंडरटेक किए, उन सभी की रिकॉर्डिंग तो हम लोग कर लेते हैं जर्नल में, कैश बुक में। इसके बाद हम लोग ट्रायल बैलेंस वगैरह बनाते हैं, दुनिया भर के बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोग सारी के सारी ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग, पोस्टिंग है ना, क्लासिफिकेशन, ये सब करते हैं। लेकिन हमें ये भी तो पता करना जरूरी है कि आखिर हमारे बिजनेस का परफॉर्मेंस कैसा है।
तो जिस तरीके से हमारे स्टडी के परफॉर्मेंस के लिए साल में एक बार फाइनल एग्जाम्स ली जाती है, बिल्कुल इसी तरीके से बिजनेस के पूरे साल के परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए अकाउंटिंग ईयर के एंड में, साल के एंड में एक फाइनल अकाउंट बनाई जाती है। और इस फाइनल अकाउंट से हमें यह पता चलता है कि पूरे साल जो हमने बिजनेस एक्टिविटी किया, जो भी ट्रांजैक्शंस हमने किए, इसका एंड रिजल्ट क्या है, आखिर हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ। समझ में आया? तो इस फाइनल अकाउंट में हम लोग बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और फाइनली बनाते हैं एक बैलेंस शीट। इसके हेल्प से हमें पता चलता है कि हमारे बिजनेस की ग्रॉस प्रॉफिट कितनी हुई और फिर नेट प्रॉफिट कितनी हुई, और इसके बाद हम लोग देखते हैं कि हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर क्या है। तो जिस तरीके से एज अ स्टूडेंट हमारे पूरे साल की स्टडी की असेसमेंट होती है फाइनल एग्जाम्स के द्वारा, इसी तरीके से बिजनेस के पूरे साल की जो भी एक्टिविटीज है इसकी जो असेसमेंट होती है ये होती है फाइनल अकाउंट के द्वारा। और फाइनल अकाउंट बताने से आपको पता चल जाता है कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, आप प्रॉफिट कर रहे हो या लॉस कर रहे हो, ये आपको एट द एंड ऑफ द ईयर पता चलता है। कैसे? फाइनल अकाउंट में। आपको समझ आ गया फाइनल अकाउंट क्या है? तो देखिए फाइनल अकाउंट क्या है, यहां पर इसके बारे में क्या लिखा है। देखिए, फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर to calculate the financial performance of the business, that is profit or loss। आपके बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को कैलकुलेट करने के लिए, यानी कि प्रॉफिट या लॉस को कैलकुलेट करने के लिए एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर हम लोग क्या करते हैं? फाइनल अकाउंट बनाते हैं। और फाइनल अकाउंट के अंदर हमें क्या बनाना होता है? फाइनल अकाउंट के अंदर हमें ये तीन तरह की चीजें बनानी पड़ती है। एक है ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा है बैलेंस शीट। सबसे पहले बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या है? ये वो अकाउंट है जिससे हमें मिलता है ग्रॉस प्रॉफिट। ये ग्रॉस प्रॉफिट क्या होती है? देखिए, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट के साइड में हम लोग लिखते हैं बिजनेस के डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और क्रेडिट के साइड में हम लोग लिखते हैं बिजनेस के डायरेक्ट इनकम। अब सवाल यह है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस और डायरेक्ट इनकम क्या होते हैं? तो देखिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब होता है आपके बिजनेस की जो प्रोडक्ट है, जो गुड्स है, उसके प्रोक्योरमेंट या प्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं, जो इजीली आइडेंटिफाइबल है आपके गुड्स या प्रोडक्ट से, ऐसे एक्सपेंसेस को हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस ऑफ द बिजनेस। यानी ये अनअवॉइडेबल नेचर के एक्सपेंसेस होते हैं, ये खर्चे आपको करने ही पड़ते हैं, अदरवाइज आप अपने गुड्स को परचेज नहीं कर पाओगे या अपने रॉ मटेरियल का आप प्रोक्योरमेंट नहीं कर पाओगे। तो आप सिंपल इस तरीके से समझिए, किसी भी सामान को, किसी भी गुड्स को खरीदने के लिए या उसे प्रोक्योर करने के लिए उसके प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं, जो हम लोग उस प्रोडक्ट से इजीली आइडेंटिफाइबल नेचर के जो होते हैं, मतलब हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उस प्रोडक्ट को देखकर हम लोग बता सकते हैं, ऐसे जो इंपॉर्टेंट मेन खर्चे होते हैं ना, इसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, है ना। ये प्रोडक्ट के प्रोडक्शन के साथ या प्रोडक्ट के परचेज या प्रोक्योरमेंट के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, और इसलिए इसे बोला जाता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट के साइड में रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। इसके बाद आते हैं डायरेक्ट इनकम के बारे में। तो बिजनेस की जो डायरेक्ट इनकम होती है इसे बोलते हैं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ट्रेडिंग बिजनेस के केस में जब हम लोग अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं, तो सेल करके जो भी रेवेन्यू हम लोग अर्न करते हैं, इसे ही बोला जाता है डायरेक्ट इनकम। इसका मतलब क्या हो गया? सेल इज द ओनली डायरेक्ट इनकम ऑफ एनी बिजनेस। किसी भी बिजनेस की जो डायरेक्ट इनकम होती है वो एक ही होती है, दैट इज सेल्स। तो हम लोग इसे क्या करते हैं? ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं डायरेक्ट इनकम विच इज सेल्स, और डेबिट साइड में लिखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे कि परचेज की कॉस्ट हो गई, कैरिज इनवर्ट की कॉस्ट हो गई, वेजेस जो आप लोग अपने लेबर को प्रोवाइड करते हो। तो ये जितने भी है ये सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गए। जब हम लोग डायरेक्ट इनकम से डायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, तो फाइनली हमें जो प्रॉफिट मिलता है इसे हम लोग बोलते हैं बिजनेस की ग्रॉस प्रॉफिट। ये होती है बिजनेस की ग्रॉस प्रॉफिट। इसका एक दूसरा नाम है ट्रेडिंग प्रॉफिट। इसका दूसरा नाम क्या है? ट्रेडिंग प्रॉफिट। तो ट्रेडिंग प्रॉफिट क्योंकि ये ट्रेडिंग अकाउंट से हमें मिलता है तो इसे ट्रेडिंग अकाउंट भी बोलते हैं, और मोस्ट पॉपुलरली इसे हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट का नाम देते हैं, ठीक है। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग लेकर जाते हैं एक दूसरे अकाउंट में जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग क्या करते हैं? बिजनेस के जो अदर एक्सपेंसेस और इनकम है इसे रिकॉर्ड करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में हम लोग रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस के मैनेजमेंट, ऑपरेशन, सेल्स एंड प्रमोशन से रिलेटेड एक्सपेंसेस को, जैसे कि आपके एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंसेस हो गए, आपके रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी हो गए, कैरिज आउटवर्ड हो गया, डेप्रिसिएशन हो गया। ये सारे के सारे आपके जितने भी एक्सपेंसेस है
ये सब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट में रिकॉर्ड किए जाते हैं। अगर आपको समझना हो तो आप कैसे समझ सकते हो, बिजनेस के कोई भी एक्सपेंसेस जो आपके बिजनेस के मैनेजमेंट, ऑपरेशन, प्रमोशन, मार्केटिंग, ये सब से जो रिलेटेड होते हैं ना, ये सारे के सारे खर्चे आपके पीएल अकाउंट के डेबिट में आते हैं। इनका नेचर होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। और इसी तरीके से इनडायरेक्ट इनकम क्या होते हैं, आपके बिजनेस के रेगुलर डे टू डे एक्टिविटी की वजह से कई सारे इनकम आप अर्न करते हो, जो बिजनेस के एक्टिविटीज के वजह से आपको रेगुलर बेसिस पे अर्निंग होती रहती है। ये सारे बिजनेस के इनडायरेक्ट इनकम होते हैं, मतलब अदर देन सेल्स। सेल्स जो है ये तो बिजनेस का डायरेक्ट इनकम है, ये तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। अदर देन सेल्स बिजनेस के जो भी एक्स्ट्रा एडिशनल इनकम होते हैं, जो इंसिडेंटल इनकम होते हैं, जो बिजनेस के अदर एक्टिविटीज के थ्रू आप अर्न करते हो, इन सारे इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट इनकम। और ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में रिकॉर्ड की जाती है, जैसे कि डिस्काउंट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, बैड डेट की रिकवरी, ये सारी चीजें। ठीक है, अब नेट प्रॉफिट हमें मिलती है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम लोग जब क्रेडिट साइड के सारे इनडायरेक्ट इनकम में से हम लोग डेबिट साइड के इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को माइनस करते हैं, तो फाइनल जो बैलेंस हमें मिलता है ये क्या है, ये है नेट प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। इसे हम लोग बोलते हैं नेट प्रॉफिट, और यही बिजनेस की फाइनल प्रॉफिट होती है। ठीक है, जब हमें नेट प्रॉफिट मिल जाता है तो हम लोग इसे क्या करते हैं, हम लोग इस नेट प्रॉफिट को लेकर जाते हैं अपने कैपिटल अकाउंट में, और कैपिटल के साथ इसे हम लोग ऐड कर देते हैं। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में, जब आप लोग क्लास 11 में थे तो आपको याद होगा, आपने एक चैप्टर पढ़ा था अकाउंटिंग इक्वेशन, और अकाउंटिंग इक्वेशन में आपने जरूर ये सीखा होगा कि बिजनेस के कोई भी प्रॉफिट को कैपिटल से ऐड कर दिया जाता है, क्योंकि बिजनेस में जब भी प्रॉफिट होती है ना, तो प्रॉफिट के वजह से आपके बिजनेस की कैपिटल इंक्रीज होती है। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि प्रॉफिट को हम लोग बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देते हैं। बिजनेस की जो भी प्रॉफिट, जो भी अर्निंग होती है, दैट इज री इन्वेस्टेड अगेन इनटू द बिजनेस, एंड दैट इज व्हाई द कैपिटल ऑफ द बिजनेस इज इंक्रीज्ड। तो नेट प्रॉफिट की वजह से क्या होता है, कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। तो पीएल अकाउंट से जो भी हमें नेट प्रॉफिट मिलता है, हम लोग इसे क्या करते हैं, कैपिटल से ऐड कर देते हैं, और जो टोटल कैपिटल होता है ये बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर दी जाती है। बैलेंस शीट क्या है, बैलेंस शीट एक स्टेटमेंट है जो बिजनेस के फाइनेंशियल पोजीशन को रिफ्लेक्ट करता है। बैलेंस शीट में दो साइड होते हैं, एक साइड यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग लिखते हैं बिजनेस के सारे लायबिलिटीज को, राइट हैंड साइड में हम लोग लिखते हैं बिजनेस के सारे एसेट्स को। लेफ्ट हैंड साइड में जो लायबिलिटीज आती है, इसमें सबसे पहले हम लोग लिखते हैं इंटरनल लायबिलिटी, यानी कि बिजनेस की जो कैपिटल होती है। फाइनल कैपिटल बिजनेस की कैसे निकालते हैं, ओरिजिनल कैपिटल या ओपनिंग कैपिटल, इसमें से ऐड करते हैं नेट प्रॉफिट, और जो ड्राइंग्स की गई है ड्यूरिंग द ईयर में उसे हम लोग माइनस कर देते हैं। इस तरीके से हमें मिल जाती है फाइनल कैपिटल की अमाउंट। इसके अलावा बिजनेस में अगर कोई लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है या लोन है, तो उसे हम लोग लायबिलिटी साइड में लिखते हैं, और इसके बाद लायबिलिटी साइड में लिखते हैं हम लोग बिजनेस के जो अदर करंट लायबिलिटीज है, जैसे क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें। इसी तरीके से एसेट के साइड में हम लोग सबसे पहले लिखते हैं फिक्स्ड एसेट्स को। फिक्स्ड एसेट्स में आपके आते हैं टैंजिबल और इनटैंजिबल, दो तरह के फिक्स्ड एसेट, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ये सारे टैंजिबल फिक्स्ड एसेट होते हैं। इसी तरीके से गुडविल, पेटेंट राइट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, ये सारी इनटैंजिबल नेचर की फिक्स्ड एसेट्स होते हैं। इसके बाद अगर आपने कहीं कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह किया हुआ है, तो वो इन्वेस्टमेंट को भी हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखते हैं फिक्स्ड एसेट के बाद, और फिर हम लोग लिखते हैं करंट एसेट। करंट एसेट का मतलब बिजनेस की जो इन्वेंट्री है, स्टॉक है, डेटर्स, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कोई प्रीपेड एक्सपेंसेस वगैरह, ये सारी चीजें, ये सारे को बोलते हैं करंट एसेट। सब कुछ नोट कर देने के बाद हम लोग टोटल करते हैं, और बैलेंस शीट की जो लायबिलिटी साइड की टोटल होती है ये, और एसेट साइड की जो टोटल होती है ये आपस में एक दूसरे से मैच करनी चाहिए, यानी कि टोटल ऑफ लायबिलिटीज एंड टोटल ऑफ एसेट मस्ट बी इक्वल टू ईच अदर। बैलेंस शीट के दोनों तरफ टोटल मैच होनी चाहिए। आपको याद है अकाउंटिंग इक्वेशन में भी आप ऐसे ही करते थे, लायबिलिटी साइड एक साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन में लायबिलिटीज को लिखते थे, इक्विटी एंड लायबिलिटी, और राइट हैंड साइड में एसेट्स लिखते थे। और अकाउंटिंग इक्वेशन में दोनों तरफ हमेशा इक्वल होता था, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। सेम अकाउंटिंग इक्वेशन के कॉन्सेप्ट पे हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट। ठीक है, तो चलिए मैंने आपको ये सारी चीजें बता दी, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट के बारे में। ये सारी चीजें आपने ऑलरेडी जरूर से पढ़ी होंगी, क्लास 11 के सिलेबस में आपने ये जरूर से पढ़ा होगा। वापस से मैंने आपको याद दिला दिया, अब आपकी रिवीजन हो गई। चलिए फटाफट से एक बार हम लोग क्या करते हैं, अपने नोट से भी देख लेते हैं क्या लिखा गया है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखा गया है, देखिए
It records the direct expenses and direct income of the business. It gives us the trading profit, that is gross profit. ठीक है, पीएल अकाउंट में क्या बोला गया है? It records all the indirect expenses and indirect income of the business. It gives us the overall profit of the business, that is net profit. बैलेंस शीट के बारे में क्या बताया गया है? It is a statement which shows all the assets and liabilities of the business. It reflects the financial position of the organization. ठीक है, तो जो सारी चीजें मैंने आपको बताई, एक्सप्लेन की, वही सारी बातें यहां पर नोट्स में भी बताई गई है। अब जो भी टर्म्स मैंने आपको अभी समझाए वो सारे के सारे टर्म्स भी यहां पर लिखे हुए हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट इनकम, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट इनकम, ये सारी चीजें मैंने आपको अभी एक्सप्लेन कर दी थी। फटाफट से अब हम लोग क्या करते हैं, इन सारे एक्सपेंसेस को एक बार रीड करके देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। और आपको ये सारे हैंड रिटन नोट्स अपने कॉपी में भी नोट डाउन करना है, ताकि एग्जाम के पहले जब आप रिवीजन करो तो आप अपने कॉपी से इनकी मीनिंग को एक बार जरूर से देख लो। Direct expenses are the expenses related to production, procurement of raw material or goods, labor cost and other expenses which are directly allocable to the goods sold. ये वो सारे एक्सपेंसेस होते हैं जो डायरेक्टली एलोकेबल टू द गुड्स सोल्ड, जो गुड्स आप सेल कर रहे हो उनसे डायरेक्टली ये एलोकेबल है। सच एक्सपेंसेस आर आइडेंटिफाइबल फ्रॉम द फिनिश्ड गुड्स, ये सारे के सारे जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, दीज एक्सपेंसेस आर इजीली आइडेंटिफाइबल विद द प्रोडक्ट। Direct income is the income which is earned from the main or core activity of the business. It generally represents the revenue from operation. यानी कि किसी भी बिजनेस की जो कोर एक्टिविटी होती है, इससे जो भी हम लोग रेवेन्यू अर्न करते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट इनकम। जैसे अगर ट्रेडिंग बिजनेस में अगर आप हो तो आप क्या कर रहे हो, आप परचेज सेल कर रहे हो। ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब क्या होता है? खरीदना और बेचना, ट्रेडिंग एक्टिविटी करना। तो इफ यू आर डूइंग अ ट्रेडिंग बिजनेस, देन आपकी जो कोर एक्टिविटी होगी वो क्या होगी? परचेज एंड सेल। तो आप सेल करके जो भी अर्निंग करोगे, यही आपकी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हो जाएगी। यही जो सेल की वैल्यू है, यही सेल्स आपकी डायरेक्ट इनकम भी हो जाएगी। ठीक है, चलिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या बोला गया है? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस आर दी एक्सपेंसेस रिलेटेड टू बिजनेस ऑपरेशन, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, promotion, etc. These are the infrastructural cost of running a business and do not form a part of cost of goods sold. ये जो इनडायरेक्ट कॉस्ट होते हैं, ये मार्केटिंग और मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं और ये बिजनेस के कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का पार्ट नहीं बनते। यानी ये बिजनेस के इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट होते हैं, यानी बिजनेस को चलाने के लिए, मेंटेन करने के लिए जो भी सेटअप और इंफ्रास्ट्रक्चर आपको चाहिए, उस इंफ्रास्ट्रक्चर की मेंटेनेंस कॉस्ट या रनिंग कॉस्ट होती है। इसे हम लोग रनिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट इनकम का मतलब है इनडायरेक्ट इनकम्स आर बिजनेस रिलेटेड इनकम्स अदर देन रेवेन्यू और सेल्स। बिजनेस में रेवेन्यू और सेल्स के अलावा जो भी एक्स्ट्रा एडिशनल इनकम आप अर्न करते हो बिजनेस एक्टिविटी से, इसे हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट इनकम। यानी सेल्स जो है ये हो जाएगी डायरेक्ट इनकम, और इसके अलावा जो भी आपके अदर इनकम आप अर्न करते हो बिजनेस में अदर देन सेल्स, ये हो जाएगी इनडायरेक्ट इनकम। ठीक है, चलिए इसके बाद आते हैं एसेट्स और लायबिलिटी के बारे में। तो एसेट्स जो है इन्हें हम लोग कई सारे कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है, एसेट्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 मेन कैटेगरीज। नंबर 1 फिक्स्ड एसेट, नंबर 2 इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। यानी आप इन्वेस्ट कर रहे हो और लोन या एडवांस आप किसी को दे रहे हो। ध्यान से समझिएगा, लॉन्ग टर्म लोन्स मतलब ये लेने वाला लोन नहीं है, ये आप दे रहे हो किसी को। यू आर गिविंग लोन टू समबडी और यू आर गिविंग एडवांस टू समबडी। ठीक है, तो सेकंड कैटेगरी हो गई इन्वेस्टमेंट एंड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस। एंड नंबर 3 करंट एसेट्स, बिजनेस के जो करंट एसेट्स है। तो ये 3 मेन कैटेगरीज है एसेट्स के अंडर में, जो बैलेंस शीट में हमें लिखना पड़ता है। लायबिलिटीज मेनली कंप्राइजेज ऑफ इंटरनल लायबिलिटी दैट इज कैपिटल एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज विच इंक्लूड लॉन्ग टर्म लोन्स एंड करंट लायबिलिटीज। यानी कि लायबिलिटी में एक होती है इंटरनल लायबिलिटी जिसे हम लोग कैपिटल के नाम से जानते हैं, और इसके अलावा जो भी अदर एक्सटर्नल लायबिलिटीज है इसके 2 पार्ट्स है, एक है लॉन्ग टर्म लोन या बोरोइंग्स और दूसरी है करंट लायबिलिटीज। तो ये सारी चीजें अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले जो एक्सप्लेन की थी वही सारी बातें यहाँ पर बताई गई है। अब एक बार हम लोग देख लेते हैं कि आखिर ये बनाते किस तरीके से है। तो ये है हमारा स्टडी नोट्स। ठीक है, ये हमारा स्टडी नोट्स है, ये आपको भी जरूर प्रोवाइड किया गया है। तो आप देख सकते हो हमारे जो स्टडी नोट में सबसे पहले आपको फॉर्मेट दिख रहा है किसका, ट्रेडिंग अकाउंट का। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट कैसा होता है।
और किस तरीके से हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। ये सारी चीजें आप लोगों ने क्लास 11 में भी करी हैं, आपको ये सारी चीजें ऑलरेडी पता होंगी। थोड़ा बहुत या ज्यादा आपको जरूर इसके बारे में नॉलेज तो जरूर है, कुछ आपको अभी याद होगा या फिर आप कुछ भूल गए होंगे। आप ध्यान से सुनिए, आपको सब कुछ याद आ जाएगा। अब हम लोग ग्रेजुएशन में आ चुके हैं, हमारी क्लास 12 कंप्लीट हो चुकी है, अब हम लोग बीकॉम के स्टूडेंट हैं और फटाफट से अब मैं आपको ये सारी चीजें समझा दूंगा और आपको फॉर्मेट भी मैं आपको दिखा दूंगा, आपको सारी चीजें समझ आ जाएगी। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। ये फॉर्मेट आपका किस चीज का है? ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट है। आप देखिए ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आप नजर डालिए, डेबिट साइड में आपको क्या दिख रहा है? सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, फिर इसके बाद हम लोग लिखते हैं परचेज। परचेज में से अगर कुछ रिटर्न हुआ है तो हम लोग इसे क्या करेंगे? रिटर्न को माइनस कर देंगे, परचेज रिटर्न, जिसका दूसरा नाम क्या है? रिटर्न आउटवर्ड। फिर वेजेस है तो वेजेस को डेबिट करेंगे। अगर हमने कोई वेजेस का पेमेंट नहीं किया है और वो आउटस्टैंडिंग है तो ये हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, अगर आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करेंगे, अगर एडवांस में पे कर दिया है तो प्रीपेड वेजेस को हम लोग क्या करते हैं? लेस कर देते हैं। ये सारी बातें हम लोग बाद में करेंगे जब एडजस्टमेंट को हम लोग सीखेंगे। ठीक है, फिलहाल देखिए आइटम्स क्या क्या होते हैं? ओपनिंग स्टॉक, परचेज, वेजेस, कैरेज इनवर्ड, रॉयल्टी ऑन प्रोडक्शन, फैक्ट्री एक्सपेंसेस, कस्टम एंड इंश्योरेंस, वेजेस, गैस, वाटर, फ्यूल। और क्रेडिट साइड में आप देख सकते हो एक ही इनकम है, वो है सेल्स, और इसमें से अगर रिटर्न हुआ है सेल्स रिटर्न तो माइनस कर देंगे सेल्स रिटर्न को सेल में से, और इसके बाद देखेंगे क्लोजिंग स्टॉक। क्या लिखेंगे? क्लोजिंग स्टॉक। फाइनली बैलेंसिंग करेंगे और बैलेंसिंग फिगर से हमें क्या मिल जाएगा? ध्यान से समझिए, बैलेंसिंग फिगर से हमें क्या मिल जाएगा? बैलेंसिंग फिगर से हमें मिल जाएगा हमारा प्यारा ग्रॉस प्रॉफिट, हमारा प्यारा ग्रॉस प्रॉफिट। और इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं? इस ग्रॉस प्रॉफिट को हम लोग करते हैं ट्रांसफर पीएल अकाउंट में, है ना? देखिए लिखा हुआ ट्रांसफर टू पीएल अकाउंट, दिख रहा है आपको? तो इस तरीके से हम लोग बनाते हैं हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ये जितने भी एक्सपेंसेस हैं ये सारे के सारे क्या हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और ये जो इनकम है ये क्या है? डायरेक्ट इनकम, याद रखना है। ठीक है, तो हो गया, ये है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट का बेसिक फॉर्मेट। अब एग्जाम में जो क्वेश्चंस आएंगे उसके हिसाब से थोड़ी चीजें इसमें ऊपर नीचे हो सकती है, कुछ एक्स्ट्रा आइटम भी हो सकते हैं या फिर इनमें जो आइटम्स दिए गए हैं वो नहीं भी हो सकते हैं। तो एग्जाम के प्रॉब्लम के ऊपर डिपेंड करेगा एग्जैक्टली हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कैसा बनेगा। पर ये तो एक सैंपल, एक स्पेसिमेन है, यानी एक फॉर्मेट है जो इलस्ट्रेटिव पर्पज के लिए आपको यहाँ पर दिखाया गया है। ठीक है, तो ये है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट। इसके बाद हम लोग बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट जो होता है ये बिल्कुल ट्रेडिंग की तरह होता है, यानी कि पर्टिकुलर अमाउंट अगेन पर्टिकुलर अमाउंट। ठीक है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले तो हम लोगों ने जो ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट किया था ट्रेडिंग अकाउंट से, उसे सबसे पहले हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते हैं, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में सबसे पहले क्या लिखेंगे? ग्रॉस प्रॉफिट, जो हमें कहां से मिला? ट्रेडिंग अकाउंट से, जो हमें कहां से मिला? ट्रेडिंग अकाउंट से। इसके बाद आप देखिए बिजनेस के जो भी इनडायरेक्ट इनकम है वो हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट के बाद हम लोग क्रेडिट साइड में लिखेंगे। देखिए यहाँ पर ऑलरेडी क्या क्या लिखा हुआ है? अदर इनकम, नॉन ट्रेडिंग इनकम, एबनॉर्मल गेन्स। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी वाइज बताया गया है। आप इन कैटेगरी को अगर नहीं भी देते हो तो भी चलेगा, मतलब आपको सिंपली जो आइटम्स है ना बाई या टू करके लिखा हुआ है, बस आपको यही करना है। ये जो हेडिंग्स है अदर इनकम, नॉन ट्रेडिंग इनकम, एबनॉर्मल गेन, ये सब आपको मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है, ये सिर्फ यहाँ टेबल के अंदर समझाने के लिए बताया गया है। ठीक है, तो आप देखिए कौन कौन से इनडायरेक्ट इनकम है? डिस्काउंट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, बैंक इंटरेस्ट, रेंट ऑफ प्रॉपर्टी लेट आउट। अगर आपने अपने प्रॉपर्टी को लेट आउट कर दिया, किराए पे दे दिया, वहां से जो आपको रेंट मिल रही है ये भी आपकी इनकम है। डिविडेंड अगर आपको मिल रही है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये सारे के सारे जो भी इनकम है ये है इनडायरेक्ट इनकम, ये है आपके इनडायरेक्ट इनकम। एक्सपेंसेस में आप देखिए यहाँ पर एक्सपेंसेस में भी कैटेगरी वाइज बताई गई है, मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, इसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, ये सारी कैटेगरीज जो यहाँ पर बताई गई है ये सब आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए एबनॉर्मल लॉस, ये सारी कैटेगरी सिर्फ आपके अंडरस्टैंडिंग और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए है, एग्जाम में इस तरीके से आपको कैटेगरी मेंशन करने की जरूरत नहीं है। तो देखिए डेबिट में कौन कौन से एक्सपेंसेस है पीएल में? सबसे पहले आपको दिख रहा है सैलरीज, ऑफिस रेंट, प्रिंटिंग स्टेशनरी, टेलीफोन चार्जेस, पोस्टेज एंड टेलीग्राम, इंश्योरेंस, ऑडिट फीस, लीगल चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इसके बाद मेंटेनेंस में है रिपेयर्स, रिन्यूअल्स, डिप्रिसिएशन। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में है सैलरीज टू सेलिंग स्टाफ, एडवर्टीजमेंट, गोडाउन रेंट, कैरिज आउटवर्ड, बैड डेट,
प्रोविजन फॉर बैड डेट, सेलिंग कमीशन। फाइनेंशियल एक्सपेंसेस में है बैंक चार्जेस, इंटरेस्ट ऑन लोन, डिस्काउंट ऑन बिल, डिस्काउंट अलाउड टू कस्टमर्स। एबनॉर्मल लॉस में क्या है, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस बाय फायर। तो इतने सारे एक्सपेंसेस जो भी है ये सारे के सारे क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है, ये सारे क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो मैं फिर से आपको बता दूं, ये फॉर्मेट में इतने सारे कैटेगरी वाइज बताई गई है, ये आपको एग्जाम में करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ पीएल का फॉर्मेट पता होना चाहिए, आइटम कौन कौन से यहाँ पर आते हैं वो आपको मालूम होने चाहिए। और ये याद रखने की चीज़ नहीं है, समझने की चीज़ है। क्योंकि देखो, याद कितना रखोगे आप, आइटम की तो कोई कमी नहीं है ना। मैंने अपने फॉर्मेट में जितने आइटम्स दिए, इसके अलावा भी हो सकता है कोई नए आइटम आपको प्रॉब्लम में देखने को मिले अगर एग्जाम में आते हैं तो आपको याद नहीं रखना, आपको चीज़ों को समझना है कि बिजनेस के मैनेजमेंट, ऑपरेशन, मार्केटिंग, प्रमोशन से रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं वो सारे के सारे पीएल में डेबिट होंगे, क्योंकि वो इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं। ठीक है, चलिए, और पीएल अकाउंट से फाइनली देखिए हमें क्या मिलता है। पीएल अकाउंट से फाइनली हमें क्या मिलता है, आप देख सकते हैं, हमें मिलता है नेट प्रॉफिट। हमें पीएल अकाउंट से क्या मिलता है, नेट प्रॉफिट। और इस नेट प्रॉफिट को हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसे ट्रांसफर करते हैं कैपिटल अकाउंट में। मैंने आपको बताया था ना, जो नेट प्रॉफिट होता है इसे आप ट्रांसफर कर देते हो कैपिटल अकाउंट में, और इससे आपकी कैपिटल की जो बैलेंस है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो पीएल अकाउंट बनाने के बाद फिर हम लोग फाइनली क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। हमारा प्यारा बैलेंस शीट, आप देख सकते हो बैलेंस शीट का फॉर्मेट यहाँ पर। बैलेंस शीट के राइट हैंड साइड में आपको दिख रहा है एसेट्स, और एसेट्स में आप देखो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, फिक्स्ड एसेट, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर। इसके बाद हमें दिख रहे हैं यहाँ पर करंट एसेट, स्टॉक, डेटर, बिल रिसीबल, अदर इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सारी चीजें। इन्वेस्टमेंट वगैरह अगर हो तो वो भी एसेट के साइड में आ जाएगी, अगर आपने कहीं कोई इन्वेस्टमेंट कर रखा है। इसी तरीके से जो लायबिलिटीज है, बिजनेस की लायबिलिटीज में हम लोग क्या लिखते हैं, कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब किसी भी तरह की कोई रिजर्व हो, जनरल रिजर्व, कैपिटल रिजर्व, कोई भी रिजर्व हो तो वो भी हम लोग लायबिलिटी के साइड में लिखेंगे। इसके अलावा अगर आपने लोन लिया है कहीं से, लॉन्ग टर्म बोरोइंग है, लोन है, वो भी लायबिलिटी के साइड में लिखेंगे। इसके बाद करंट लायबिलिटी में क्रेडिटर, बिल्स पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये जो भी है ये सारे के सारे आइटम को हम लोग क्या करेंगे, लायबिलिटी के साइड में लिखेंगे। फाइनली जो टोटल होगा हमारा बैलेंस शीट का, ये दोनों तरफ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, है ना। एसेट्स का टोटल और लायबिलिटी का टोटल हमारा दोनों तरफ क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो ये है हमारा बैलेंस शीट। तो आज के इस छोटे से लेक्चर में हमने क्या सीखा, फाइनल अकाउंट होता क्या है, क्यों बनाते हैं फाइनल अकाउंट, फाइनल अकाउंट में क्या क्या चीजें बनाई जाती है, और क्या क्या आइटम्स आते हैं फाइनल अकाउंट के ट्रेडिंग और पीएल और बैलेंस शीट के अंदर। और फॉर्मेट हमने देखा, ट्रेडिंग अकाउंट कैसे बनाते हैं, पीएल अकाउंट कैसे बनाते हैं, और बैलेंस शीट की फॉर्मेट क्या होती है, बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। ये सारी चीजें आज के लेक्चर में मैंने आपको बताई। ये ऑलरेडी आपने क्लास 11 में पढ़ा हुआ था, और आज के क्लास में मैंने आपको फटाफट से पूरे के पूरे फाइनल अकाउंट चैप्टर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दिया, एक बेसिक्स आपको मैंने समझा दिया। और अब आज की क्लास को हम लोग यहाँ पर एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में जो प्रॉब्लम्स बनाते हैं हम लोग स्ट्रेट अवे हम लोग क्या करेंगे, प्रॉब्लम को स्टार्ट करेंगे अगले क्लास से। आज की क्लास को यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।